बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूँ इफ्तिखार काजी। था जिसका इंतजार वो शाहकार आ गया, नामुकम्मल ही सही, अधूरा ही सही, मगर BRT मंसूबे का फीता आज कट गया। हाँ साहब ने बिलाखिर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। 49 अरब के इस मंसूबे पर 71 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी भी मंसूबा नामुकम्मल है। 2017 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीतने के लिए BRT मंसूबा शुरू किया। ये मंसूबा उस वक्त शुरू किया गया जब इलेक्शन में सिर्फ 6 माह बाकी थे। कहा यह गया कि यह मंसूबा मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी की मेट्रो बसेस के मुकाबले में कहीं कम लागत पर और उससे भी जल्दी यानी 6 माह में मुकम्मल होगा। 3.5 साल के तवील अरसे में पेशावर के अवाम जिस मंसूबे की वजह से मुश्किलात का शिकार थे और जिन जिन मुश्किलात का पेशावर के अवाम ने सामना किया, ये तो पेशावर के अवाम ही जानते हैं। मिनटों के सफर घंटों में तय होते रहे। अब एक बार फिर बल्दियाती इलेक्शन सर पर आ गए हैं तो जल्दबाजी में इस मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन अभी भी बहुत से काम अधूरे और नामुकम्मल पड़े हैं। इस मंसूबे को चलाने के लिए वो हुकूमत जिसने हज पर सब्सिडी बंद कर दी, अवाम के लिए हज करना मुश्किल बल्कि नामुमकिन बना दिया, अब एक और यू टर्न लेकर इस मंसूबे को चलाने के लिए सब्सिडी देगी। यह मंसूबा नाकस प्लानिंग की वजह से कई बार ताखीर का शिकार हुआ। अवाम ने एक तवील अरसा इस मंसूबे की वजह से धूल फांकी। कई स्टेशन और पुलों की तामीर मुकम्मल होने के बाद यह पता चलता था कि या तो सड़क की चौड़ाई कम है, बस गुजर ही नहीं सकती, या फिर बस मोड़ नहीं काट सकती। तो कमोबेश 8 मरतबा मंसूबे के इफ्तिताह के हवाले से डेडलाइन दी गई। इसका इब्तदाई तमीना 49 अरब था। मंसूबे का डिजाइन बार बार बदला गया। कहा जाता था कि डिजाइन में ही नुक्स था। 2 दर्जन से ज्यादा बार इसे तब्दील किया गया। लागत 71 अरब से भी तजावज कर गई। हुकूमत का दावा यह है कि मंसूबे को मुकर्रर वक्त से पहले मुकम्मल कर लिया गया है और इसके लिए एशियाई तरक्याती बैंक से कर्जा लिया गया है और 15% सूबाई हुकूमत ने अदा किया है। 2017 में जब मंसूबा शुरू हुआ तो PTI हुकूमत का दौर खत्म होने में सिर्फ 6 माह रह गए थे। उस वक्त के सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का कहना था कि डिजाइन की तब्दीली एशियाई तरक्याती बैंक के कहने पर की गई है, लिहाजा उनके मुताबिक इस बात में कोई सदाकत नहीं कि तब्दीलियां सूबाई हुकूमत की ख्वाहिश पर की जाती रही है। 1 साल पहले सूबाई हुकूमत की अपनी मुआयना टीम ने इसकी इंक्वायरी कराई। 27 सफ़हात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट में कहा गया कि चूंकि यह मंसूबा जल्दबाजी में शुरू किया गया था, इसलिए इसकी मंसूबाबंदी नाकस थी। डिजाइन बनाते वक्त संगीन नोयत की कोताहियां की गई। मुआयना टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इस मंसूबे से कौमी खजाने को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। 2018 में पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी एहतसाब ब्यूरो से कहा कि BRT मंसूबे की तहकीकात की जाए, लेकिन सूबाई हुकूमत अदालत चलेगी। गुज़श्ता बरस के आखिर में वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने पेशावर में BRT की तहकीकात शुरू की। उस वक्त के तर्जमान सूबाई हुकूमत अजमल वजीर ने कहा था कि कानूनी माहिरीन इस बात का जायजा ले लें, हो सकता है हुकूमत खुद सुप्रीम कोर्ट से रजू कर ले। इस साल के अवाइल में यानी फरवरी में पाकिस्तान की अदालत उज़्मा ने वफाकी तहकीकाती इदारे FIA को ज़ेर तमीर बस रैपिड ट्रांसपोर्ट मनसूबा यानी BRT की तहकीकात से रोक दिया। BRT अवामी फलाह बहबूद का मनसूबा है। इससे यकीनी तौर पर अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयसर होगी, लेकिन एक और मनसूबा हुकूमत की तवज्जो का मुंतज़र है। वो लाहौर का ऑरेंज लाइन मनसूबा है, जिसके बारे में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार खुद इस ख्वाहिश का इजहार करते थे कि वो लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन चलती हुई देखना चाहते हैं। दीवारें चीन की तरह बनी हुई एक लंबी ऑरेंज लाइन आज तकरीबन मुकम्मल है, लेकिन चूंकि ये मनसूबा मुस्लिम लीग नून का लैंडमार्क मनसूबा समझा जाता है, इसलिए मनसूबा बंद पड़ा है। हाँ साहब से गुजारिश ये है कि जिस तरह उन्होंने BRT मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया है, नामुकम्मल ही सही, लेकिन अवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयसर की जा रही है, तो ऑरेंज लाइन ट्रेन का भी इफ्तिताह कर दे ताकि लाहौर के अवाम भी ट्रांसपोर्ट की सहूलत का फ़ायदा उठा सके। आए खान साहब ने पेशावर में
BRT मंसूबे का इफ्तिताह तो कर दिया है, लेकिन इसी मेट्रो प्रोजेक्ट के हवाले से खुद खान साहब क्या कहा करते थे, वॉच दिस। हमने तो पख्तूनख्वा में तो हम मेट्रो नहीं बना। पेशावर में ये मेट्रो बस जो इन्होंने लगाई है लाहौर में, ये अगर लाएं तो हम सबसे पहले इसके खिलाफ खड़े होंगे। सारा पैसा जो जंगला बस सर्विस पे लगा दिया, और बिजली बना देते उस पैसे की। ये पहले तो सस्ती भी है, ये पेशावर को हमेशा के लिए बदल देगा। इनकी जो मेट्रोज हैं, पहले तो उनकी कॉस्टिंग देखेंगे, इनकी कितनी बनी, वो कितनी, और उसकी माइलेज देख ले। ये 2 मेट्रोज के ऊपर 7 अरब रुपए की सब्सिडी है, वो जो है वो प्रॉफिट बनाएगी। और अब बात करते हैं अपोजिशन की तहरीक के हवाले से और मुस्लिम लीग नून के जो 2 रोज कबल मरियम नवाज की पेशी के मौके पर प्रोटेस्ट हुआ, तसादम हुआ, उसके हवाले से वज़ीर आज़म के मामून खसूसी है नदीम अफजल चंद, वो क्या कह रहे हैं, देखते हैं, वॉच दिस। फसाद हुआ, हंगामा राय हुई, इसका बेनिफिशियरी कौन है? हुकूमत बेनिफिशियरी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो चुप थी, जिसके ऊपर डील का इल्जाम है, तो आज के बाद मैं बिल्कुल कहूंगा हकीकत है। किसके बीच? वो बीच किसके, ये भी आपको पता चल जाएगा 2-4 महीनों में। PMLN को जब तक तसल्ली ना हो ना कोई अच्छी खासी, ये सड़क पे नहीं निकल सकती, ये मेरा ईमान है। मरीम ने कहा कि हम लाशें नहीं लेते, हम जिंदा लीडर चाहते हैं, इसके भी कुछ मानी है क्या? उसने जो उनको हुकूमत ने किया, किसी और ने किया, और ये इनको हवा कहाँ से मिल रही है, ऑक्सीजन कहाँ से मिली है? वो ऑक्सीजन इनको जरूर मिली है, मतलब नून लीग कहाँ और जुलूस कहाँ और पत्थर कहाँ, सवाल ही नहीं पैदा। देखिए, बड़ा आसान सा फार्मूला है, अपोजिशन खामोश रहे, चुप रहे तो इल्जाम लगा दो डील हो गई है इसलिए खामोश है। अगर बाहर निकल आए, एहतजाज करे, तो भी ये प्रोपेगेंडा की डील हो गई है, तो इसका मतलब ये है कि अपोजिशन की ताकतवर हल्कों से डील हो गई है, या ये समझा जाए कि ताकतवर हल्के हुकूमत के खिलाफ हो गए हैं और वो हुकूमत को रुखसत करना चाहते हैं, इसलिए अपोजिशन के साथ डीलें कर रहे हैं। और हुकूमत बड़ी शरीफ है, बड़े शराफत से देख रही है कि अपोजिशन की ताकतवर हल्कों से डील हो रही है। तो ये बिल्कुल फजूल थ्योरी है कि हुकूमत के लोग खुद ये कहें कि अपोजिशन की किसी और से डील हो गई है। इनका तो ये भी दावा था कि नून लीग एहतजाज नहीं कर सकती, ये एहतजाज करने वाली पार्टी नहीं है, ये सड़कों पर ही निकल सकती, इनके पीछे लोग ही नहीं है। अब अगर लोग निकल आए हैं तो ये दावा कि डील करके निकले हैं, तो दूसरे लफ्जों में अगर इस बात को मान लिया जाए कि अपोजिशन की डील हो गई ताकतवर हल्कों से, तो क्या नदीम अफजल चंद फिर ये कह रहे हैं कि जी का जाना ठहर गया है? यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत उस्मान बुज़दार के हवाले से भी ख़बरें कुछ अच्छी नहीं है। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो उनको भी डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। 2 नैरेटिव आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस्मान बुज़दार के हवाले से। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार इन दिनों मुश्किलात में हैं, न्यायालय के सामने उनकी पेशी है, और ये केस में आज उनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी राहील भी पेश हुए। वो गुज़श्ता 24 घंटे में दूसरी बार पेश हुए। कहा जा रहा है कि इस केस में बहुत से वादा माफ़ गवाह भी मौजूद हैं। उस्मान बुज़दार के हवाले से तज़िया दे रहे हैं मारूफ तज़िया निगार, कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट है सुहेल वड़ाइच, उनकी सुनते हैं, फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन है और फैसले हैं उनको तस्लीम किया जाए और उनको माना जाए कि से बहुत सी पोलिटिकल इंजीनियरिंग होती है और हो रही है, तो फिर ऐसे लगता है कि अचानक क्यों उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ जो है ये मुकदमात सर उठाना शुरू हो गए हैं। और पहले तो ये था कि जो उस्मान बुज़दार साहब के खिलाफ कोई मूव भी करता था, मिलता भी था वज़ीर आज़म से, तो उसको नैब बुला लेता था। अलीम खान साहब का भी आपने सुनाया, सफ्तान खान साहब, उनका कोई तलक ही नहीं था, उनको भी बेचारे जेल काटा है। तो ये 2 का तो ये हाल हुआ है। चौधरी ऑफ गुजरात जो है
वो भी भुगत रहे हैं कि कहीं वो भी उम्मीदवार न बन जाए। तो अगर तो सारा इसको सियासी पस मंजर में देखें तो ऐसे लगता है कि बुज़दार साहब के जो सियासी उम्र है बतौर वज़ीर आला वो घट रही है, कम हो रही है, उनको थ्रेट है। लेकिन जाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इस तरह नैब से थ्रेट दे के उनको हटाना ये भी मुनासिब नहीं होगा, और ना अभी ये वक्त है कि वो हटें जब तक कि पूरा मुकदमा सामने ना आ जाए। अभी तो वादा माफ गवाह पहले भी कई दफा नाम आता है, बाद में वो साबित नहीं होता। पूरा मुकदमा सामने आए, उस्मान बुज़दार साहब का मौक़िफ़ है वो भी सामने आए, फिर उसके बाद ये फैसला होना चाहिए। देखिए, कहने वाले तो कहते हैं कि खान साहब उस्मान बुज़दार को हटाना चाहते हैं और वो इसके लिए राज़ी हो चुके हैं, लेकिन उनका खदशा ये है कि उस्मान बुज़दार को हटाने से पंजाब में उनकी जमात इक़्तिदार से महरूम हो सकती है, क्योंकि उस्मान बुज़दार ने अपना एक ग्रुप बना लिया है, यानी अरकान असम्बली पर मुश्तमिल एक अच्छा खासा मजबूत धड़ा बना रखा है, और इसमें साउथ पंजाब के लोग ज़्यादा हैं। उन्हें तब्दील करने से बगावत का खदशा है, इसलिए अब दूसरा रास्ता इख्तियार किया गया है और नैब के ज़रिए उन पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो खुद ही मुस्तफ़ी हो जाएं। जब आपकी बहुत सारी चीज़ें नैब आपके सामने रख देगी और ये कहेगी कि आप इस्तीफ़ा नहीं देंगे या फिर आपके साथ बहुत कुछ हो सकता है, तो अगर उस्मान बुज़दार खुद मुस्तफ़ी हो जाते हैं तो फिर उनके पास बगावत के लिए कोई बहाना नहीं होगा। तो ये तासुर इसलिए ज़्यादा मजबूत समझा जा रहा है क्योंकि नैब के हवाले से बहुत से लोगों को यकीन है कि वो खान साहब के ज़ेर सर है। खान साहब उसके ज़रिए अपनी पॉलिटिकल मनूवरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। पहले नैब के ज़रिए उस्मान बुज़दार के मुखालफिन को कंट्रोल किया गया था, बहुत सारे लोग अंदर हुए थे, अलीम खां समेत। अब नैब के ज़रिए बुज़दार को काबू किया जा रहा है। तो सवाल ये है कि खान साहब को आखिर इतना लंबा रास्ता अख्तियार करने की जरूरत क्या है? खान साहब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, जिसको चाहे हटा दें। लेकिन उसकी वजह यही है कि एक तो खान साहब ने अपनी पार्टी में एक इम्प्रेशन बना रखा है, बिल्ड किया हुआ है कि जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगे उसको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हम तो आई करप्शन के खिलाफ हैं। लेकिन अब तक इस फार्मूले को खान साहब ने सबसे ज़्यादा अपने साथियों पर आजमाया है। जैसे पार्टी डिसिप्लिन के नाम पर अल्ताफ हुसैन अच्छे लीडरों को पार्टी से बाहर निकाल दिया करते थे, यानी जिसका दिल चाहा, जिसको बाहर निकालने को दिल चाहा, उस पर एलिगेशन लगता था कि इसने पार्टी डिसिप्लिन की वायलेशन की है तो बाहर। अब यहां भी यही हो रहा है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पार्टी ने अल्ताफ हुसैन को निकाल बाहर किया। अब अगर कोई इससे सबक नहीं सीखना चाहता तो फिर उसकी अपनी किस्मत। आपको इसी पर एक और नुक्ता नज़र दिखाते हैं। सना बुच्चा बात कर रही हैं, एंकर पर्सन रही हैं और आजकल एनालिस्ट हैं, उनकी भी सियासत पर गहरी नज़र है। वो उस्मान बुज़दार के हवाले से और हुकूमत के हवाले से क्या देखती हैं, देखते हैं सना बुच्चा। सना बुच्चा साहबा, ये जो कुछ भी हो रहा है आपके ख्याल में पंजाब के अंदर अगर कोई तब्दीली की तरफ हम जा रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताइएगा, या नहीं, या आपके ख्याल में दिस इज जिस तरह वन ऑफ शो की बात हो रही है, सिर्फ ये उतना ही है, नथिंग मोर देन दैट, इसमें कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं लग रही। देखिए मंजूर, हमारे यहाँ मसला ये है कि तब्दीली जब भी आती है उसके इंडिकेटर्स यही रहे हैं। मतलब आप देख लेंगे पंजाब में पहले कुछ होगा, कुछ आपको लगेगा चपकरिश हुई है, अच्छा कुछ मसला हुआ है, अच्छा फिर आपको लगेगा पंजाब की पुलिस को कुछ होगा, जैसे मॉडल टाउन में हमने देखा था। उसके बाद आपको लगेगा अच्छा सेंटर पावर स्ट्रगल शुरू हो गया है। अपेरेंटली हमें जो दिखाया जाता है हम वही देख रहे होते हैं। लेकिन देखिए मेरा जो तज्जिया है वो यही है कि मैं क्योंकि तज्जिया ही कर सकती हूँ, मैं फाल तो निकाल नहीं सकती और फ्यूचर में प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। ये इसीलिए मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि जो बुज़दार साहब हैं वो इमरान खान साहब के अकिलिस हील हैं। अगर आप उसको समझ जाएं तो वो उनके लिए एक अना का मसला है। तो जिस तरह से जो एस्टैब्लिशमेंट है वो जो मानती है कि हम खान साहब को लेकर आए हैं, वो मईशत का बेड़ा गर्क हो जाए, हमारी डिप्लोमेसी को मतलब कुछ चार और लग जाएं और हमारी फॉरेन पॉलिसी कहीं गटर में चली जाए। लेकिन अब वो उनको लेकर आए हैं तो बस लेकर आए हैं। और उसी तरह से खान साहब हैं और उनको उसी करेंसी में पंजाब में जवाब दे रहे हैं कि अब मैं लेकर आया हूँ तो बस ये तो यही रहेंगे। तो अगर तो बुज़दार साहब जाते हैं तो फिर पीटीआई हुकूमत का जाना भी ठहर गया है। देखिए, अगर उस्मान बुज़दार को तब्दील करने से इस बात का खतरा है कि पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर खान साहब बुज़दार को हटाएंगे क्यों? और फिर बुज़दार को नैब में
पेशी की ज़रूरत क्या है? फिर तो खान साहब पूरी कोशिश करके उस्मान बुज़दार को बचाना चाहेंगे। नैब से उस्मान बुज़दार को बुलावा आना ही नहीं चाहिए था। अगर उस्मान बुज़दार के जाने से हुकूमत मुश्किल में पड़ सकती है तो उस्मान बुज़दार के मुखालफीन को इस सूरत हाल में उन्हें मुश्किल में होना चाहिए था। हाँ साहब को अब भी रोज़ाना की बुनियाद पर उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करना चाहिए थी, उनके कारनामे गिनाना चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो बहुत से जो मुसद्दका ज़राए हैं, जो करीबी ज़राए खान साहब के, वो ये कहते हैं कि खान साहब अब एग्री है कि उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए, क्योंकि ये ताकतवर हल्कों की ख्वाहिश है और वो चाहते हैं कि पंजाब में एक ताकतवर वज़ीर आला लगाएं जो शहबाज शरीफ की तरह दबंग हो और पंजाब को सियासी तौर पर कंट्रोल कर सके, और सबसे अहम बात कि उसकी कारकर्दगी का दिफा ना करना पड़े। इसलिए मेरी राय के मुताबिक हुकूमत के रहने या जाने का उस्मान बुज़दार के रहने या चले जाने से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, रूहानी अकीदों की बात अलग है, जिसके मुताबिक ये सुनी सुनाई बात है, नॉट कंफर्म, लेकिन कहा यह गया है कि जी खान साहब को बताया गया कि जब तक उस्मान बुज़दार रहेंगे उस वक्त तक खान साहब भी इक़्तिदार में रहेंगे। तो इस थ्योरी के मुताबिक तो फिर उस्मान बुज़दार को इक़्तिदार में रहना चाहिए, और शायद इसी को कहा जा रहा है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो खान साहब भी नहीं रहेंगे। लेकिन खुद खान साहब अगर बार बार ये कह चुके हों कि जनाब 6 माह की मोहलत है, और अब उनके वज़ीर मुशीर भी कह रहे हैं कुछ 2-4 महीनों में देखे क्या होने वाला है, तो फिर उस्मान बुज़दार के जाने से हुकूमत के जाने का मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताल्लुक है। अब देखते हैं हमारे दोस्तों का इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उस्मान बुज़दार रहेंगे, जाएंगे, या उन पर जो लगने वाले चार्जेस हैं वो क्या है, देखते हैं रिपोर्टर्स ना। भाई आपने क्यों शराब का लाइसेंस दिया, माफ करना क्यों दिया? तो वो वहां जो यानी उनके पास एविडेंस है कि पैसे दिए गए थे, ठीक है। तो जब बंदा एक शराब का लाइसेंस तो नहीं ना दिया, 200 वाकयात है। आज हालत ये है कि डेरा गाजी खान से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां कोई ठेकेदार ठेका लेने को तैयार नहीं। मैंने कहा क्यों जी, उनको क्या मरोड़ उठा है? उन्होंने कहा जी वो 40% मांगते हैं। आपको किस का, आप तो ये 3 दिन लगे रहे तो ये प्रोग्राम खत्म ना हो। असल में ये बात है कि जो इमरान खान का विजन है, जो उनका मौक़िफ़ है, जो उनकी शख्सियत है, मैं तो हैट्स ऑफ टू हिम। मेरे पास अब बराह रास्त एविडेंस आ गया है कि खान ने कहा कि मैंने किसी की मदद नहीं करनी, जो सच है और हक़ायक़ है वो सामने लाए जाए। फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी, वो बड़े ओहदे पर है या छोटे पर। और अभी आपको चीनी का भी आ रहा है, और उसके बाद आपको गंदम का भी आ रहा है, उसके बाद पोस्टिंग ट्रांसफर का आ रहा है, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का आ रहा है कि 10 करोड़ रुपया एक बंदे से क्यों लिया गया। उसके बाद एक चेक को ओहदे दिलवाने के लिए कितने असासे और कितने अकाउंट्स और ज्वेलरी के सेट और कितनी अब घड़ियां जो है एक बड़े खानदान के साहबजादे से ली गई। क्या बातें कर रहे हैं आप? हमें, हमारा तो किसी से कोई तनाज़ा नहीं है। खुद ही मुल्ज़िम, खुद ही मुद्दई और खुद ही मुनसिफ बने बैठे। यानी हुक्मरान जमात आज अवाम को जो चोरियां गिनवा रही है और चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, क्या उसे इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि चोरियां हुई क्यों, और वो भी ईमानदार आदमी के होते हुए? हाँ साहब तो सुप्रीम कोर्ट के सर्टिफाइड सादिक और अमीन है और हमें यकीन भी है, लेकिन ये जो चोर अवाम की जेबों पर डाके मार रहे हैं, कभी गंदम के नाम पे, कभी चीनी के नाम पे, कभी अद्वियात के नाम पे, कभी आटे के नाम पे, ये खास साहब के होते डाके कैसे मारते रहे? चोरों का तो सबको पता है कि कौन है, वो माजी में भी चोर थे, वो आज भी चोर है, लेकिन जो चौकीदार है उसे भी तो जवाब देना चाहिए। या चौकीदार पहले चोरी होने दे, आराम से चोरी होते देखती रहे, फिर उसके बाद शोर मचाए और ये कहे कि जनाब फला हमने चोरी करने वाले पकड़ लिए, और चोरी पकड़वाने के बाद हीरो बन जाए। तो ये तो नहीं होता। आवाम को तो ये बताया जाए कि चौकीदार की जिम्मेदारी क्या है और कैसे उनकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। यानी पकड़ना था साबका हुक्मरानों की करप्शन को और जाने वालों की चोरियों को, खजाने में लूट मार को, और अब हमें यह बताया जा रहा है कि बहुत बड़ा कारनामा जी, आटे में माल कमाने वाले पकड़े जा रहे हैं, चीनी वालों को पकड़े, अद्वियात वालों को पकड़े। ये सारा तो मौजूदा दौर हुकूमत में हुआ है। तो करप्शन खत्म करने आए थे तो पहले अपने दौर में करप्शन होने दी, अब उन्हें पकड़ने चले। तो सियाने लोग यही करते हैं कि पहले मसाइल पैदा करते हैं, फिर उन्हें हल करते हैं और लोगों से उसकी दाद वसूल करते हैं। यानी इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते रहो
और खुद माल कमाते रहो। तो आज जो भी इल्जामात मौजूदा हुकूमत पर लग रहे हैं, चोर के साथ चौकीदार को भी उसका जवाब देना पड़ेगा। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और भी हम मौजूदात आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। ऑन द फ्रंट में गुफ्तगू कर रही हैं मलाइका बुखारी और मौजूद सुखन ये है मरीम नवाज के नैब में पेशी के हवाले से जो हंगामा हुआ उस पर हुकूमत का क्या स्टैंड है, सुनते हैं। वॉच दिस। अगर तो इनके अपने बंदों ने किया ये तो लेस लाइकली है, लेकिन जिसने भी किया है गाड़ियां कचूबर निकाल दिया। अगर बुलेट प्रूफ होती तो ऑब्वियसली सर तो फट नहीं था किसी का जो अंदर बैठा होता। और इस केस में मरीम नवाज साहिबा तभी उन लोगों ने आप पे FIR करवाई, कत्ल की। मलाइका साहिबा दरख्वास्त की FIR अभी हुई नहीं। बात ये कि पहले तो मरियम बीबी को मरियम बीबी को मेरी रिक्वेस्ट होगी और मुसद्दिक मलिक साहब प्रोग्राम के अंदर पेश हैं कि उनको ये एडवाइस करें कि वो पहले तो जिन्होंने उनकी गाड़ी का बुलेट प्रूफ अरेंजमेंट किया था उसकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो सही हुआ था। वहाँ पर ऐसे कोई आर्म्स या एम्यूनेशन अवेलेबल नहीं थे किसी भी इदारे के रहनुमा के पास कि वो उनकी गाड़ी के ऊपर कोई ऐसा एम्यूनेशन इस्तेमाल करें जिससे वो उसकी हालत या उसकी विंड स्क्रीन जो है वो इस तरह क्रैश हो जाए। पहली बात तो ये, और उनका ये जो अभाम है कि पाकिस्तान की जो वफाक की हुकूमत है या पंजाब की हुकूमत है वो उनके ऊपर किसी भी किस्म का अटैक करवाना चाहते हैं, ये गलत है। मरियम साहिबा, हम तो चाहते हैं कि वो सियासत में रहें, अपने आप को आवाम के सामने पेश करें और जिस तरह उनके वालिद मोहतरम की सियासत हम चाहते हैं, क्योंकि आपको बताते हैं हम क्यों, क्योंकि जिस तरह उनके वालिद की जो सियासत है, जो उनके वालिद की सियासत अवाम के सामने आई है कि किस तरह उनकी मिस गवर्नेंस और करप्शन से पाकिस्तान और पंजाब बदहाल हुआ है, इसी तरह हम चाहते हैं कि अवाम देखें, बारहा देखें कि किस तरह वो इदारों को मुतनाज़ा बनाती हैं, किस तरह पाकिस्तान की आला अदालत को मुतनाज़ा बनाती हैं, किस तरह पाकिस्तान की आर्मी को मुतनाज़ा बनाती हैं। और हर देखिए, इससे तो ये तासुर मिलता है कि मरीम नवाज को इसलिए नैब में बुलाया गया था कि वो अपनी खामोशी या अपनी चुप तोड़ दें। मरीम नवाज कुछ बोलेंगी, यकीनी तौर पर जब बाहर निकलेंगी तो बोलेंगी, और अगर बोलेंगी तो उसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा और इदारों और ताकतवर हलकों को ये बावर कराया जाएगा कि देखिए मरीम नवाज इदारों के खिलाफ बोल रही हैं। अब मरीम नवाज का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वही समझती हैं, उनकी जमात का मौक़िफ़ भी है कि उनके वालिद को सज़ा क्यों दी गई, कौन सी ताकतें उनके खिलाफ है, इसलिए वो उसका बरबला इजहार करती रहती हैं। तो इसी चीज़ को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। और नून लीग के अंदर वो लोग जो मुफाहमती पॉलिसी के शौकीन हैं वो इस थ्योरी को बाय कर चुके हैं कि मरीम नवाज की वजह से खासी मुश्किलात पैदा होती हैं या उनका बोलना मुश्किलात पैदा करता है। इसीलिए सब ने मिल के मरीम नवाज को खामोश रहने का मशवरा दिया और फिर वो उसी वजह से वो खामोश भी है। अगर नैब की पेशी पर हंगामा ना होता तो मरीम आती, जवाब देती, चली जाती, खामोशी चली जाती, खामोश आती, खामोशी चली जाती। लेकिन ये हंगामा जो किया गया, इससे मुझे ये लगता है ये किया इसलिए गया कि प्रोवोक हो, वो बोलें, रिएक्ट करें। वो रिएक्ट करेंगी तो फिर मौका मिल जाएगा उन लोगों को जो हमेशा से PMLN और इदारों के दरमियान गलतफहमी पैदा कराने की कोशिश करते हैं। तो वो इस बयान को लेके, या वो जो पुराना चूरन है ना कि जी इदारों के खिलाफ बोलते हैं और फलां के खिलाफ, हालांकि कोई फौज के खिलाफ बात नहीं, किसी के खिलाफ बात नहीं की, हालांकि उन्होंने किसी पर बराह रास्त इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन कोशिश ये की गई है कि लड़ा दिया जाए। और इसी वाक़े के ऊपर बात कर रहे हैं मुनीफ फारूक, एंकर पर्सन है, तजज़िया निगार भी है, और मरीम नवाज पे जो अटैक हुआ उसके हवाले से देखते हैं कि मुनीफ फारूक का एनालिसिस क्या है। आप अगर, मैंने एक दफ़ा जब 2014 में यहाँ धरना हुआ इस्लामाबाद में, तो उस वक्त मैंने ये मिसाल दी थी कि आप इंग्लैंड के अंदर देख लें, राइट्स देख लें, वहाँ जब बैटन चार्ज होता है ना तो पुलिस भी वहाँ पर जब मार रही होती है या प्रोटेस्टर को धकेल रही होती है तो वो ये नहीं देखती कि भाई जरा सीधे होइएगा और अपनी कमर को ऐसे कीजिएगा, मैं आपको फलानी जगह डंडा मारूंगा। हीट ऑफ द मोमेंट में जो सामने आता है उसको कंट्रोल करना, लोगों को धकेलना होता है, तो वो डिस्प्रपोर्शनेट भी हो जाता है रिस्पॉन्स लॉ एनफोर्सर की तरफ से, वो हो सकता है। लेकिन पुलिस वालों का ये कहना है कि जी हमारी तो, अगर हम वहाँ मौजूद ना होते और रेजिस्टेंस ना दिखाते तो ये तो PIC जैसा एक वाकया हो जाना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा
चार्ज था मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ, जो क्राउड था, उनमें लोगों में इतना ऑलरेडी इतना गुस्सा था फॉर ऑब्वियस रीजंस कि वो लोग मतलब इस तरीके से आए और फिर जो कुछ हुआ। हाँ, जो फुटेज उन्होंने दी है वो शर्मनाक इसलिए है देखने वाले के लिए भी कि वो देखा जा रहा है कि उस गाड़ी के अंदर मरियम नवाज शरीफ है। अब मरियम नवाज शरीफ खुद ईंटें या पत्थर पकड़ के तो पुलिस वालों को नहीं मार रही थी, वर्कर मार रहे थे। अब जब वो मार रहे हैं तो वन कैन सी कि वो पुलिस वाले को ज्यादा दूर नहीं है, वो अबाउट लेट से 100 मीटर या 150 मीटर पे खड़े होंगे। दे कैन वेल स्पॉट कि ये मरियम नवाज शरीफ की गाड़ी है, इसको पत्थर नहीं मारना, हमने जो हमें मार रहे हैं हमने उनको मारना है। लेकिन पत्थर इनकी गाड़ी को लग रहे थे। उसकी मुझे कोई लॉजिक तो समझ नहीं आई। वो एक शर्मनाक सी वीडियो है, उससे पता लगता है कि वाकई हमारी एंटी राइट फोर्स की ट्रेनिंग में अभी भी प्रॉब्लम है। वो इमोशनली फिर भी इतने चार्ज हो जाते हैं कि फिर वो भी आगे से डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स। अगर अब भी किसी को ये समझ में नहीं आया कि निशाना कौन था, तो फिर उसकी अकल पर मातम करने के सिवा और क्या किया जा सकता है। पुलिस ने बराह रास्त मरियम नवाज की गाड़ी पर पथराव किया, ये जानते हुए कि मरियम नवाज उस गाड़ी में मौजूद है। मरियम नवाज की गाड़ी चूंकि आगे थी और वो ही नैब में पेश होने के लिए आई थी, तो जिसको नैब में पेश होना था जाहिर है वो नैब के दरवाजे की तरफ वो ही जाएगा। बाकी तो लोग इस्तकबाल के लिए आए या इजहार यकीन के लिए आए, शोर मचा रहे थे या हंगामा कर रहे थे। तो मरियम नवाज को अगर नैब ऑफिस के अंदर जाने दिया जाता, पुलिस वो इंतजाम करती कि उनकी गाड़ी निकलती अंदर चली जाती। अगर उनके पीछे लोग लपकते या कार को नैब ऑफिस में घुसने की कोशिश करते तो फिर उन्हें रोका जा सकता था। लेकिन वीडियो फुटेज ये बताती है कि बराह रास्त मरियम नवाज को अटैक किया गया। इस दौरान उनकी गाड़ी की विंड स्क्रीन क्रैक हुई, जो अभी तक मिस्ट्री है कि उस पर पत्थर लगा है या कोई मुखलक हथियार से उस पर अटैक हुआ है, क्योंकि ये मुख्तलिफ थ्योरीज चल रही हैं। तो पुलिस का ये इस्तदलाल बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि कारकुनों को रोका ना जाता तो PIC वाला वाक़या हो जाता। उस वाक़े में तो पुलिस ने जानबूझकर वकीलों को खुला छोड़ दिया था। अब नैब में पेशी के हवाले से नैब को इतला थी कि मरियम नवाज के साथ क्राउड होगा, एक कंपेन चल रही थी, तो उसकी तैयारी होनी चाहिए थी। तैयारी ये तो नहीं थी कि कोई आएगा पत्थर मारेगा तो हम जवाब में पत्थर मारेंगे। उसकी तैयारी और तरीके से होती है, वाटर कैनन होते हैं और चीज़ें होती हैं। लेकिन असल मसला ये नहीं कि पुलिस ने ना तजर्बेकारी से कुछ किया है। जो इसमें खदशा है वो इस बात का है, बल्कि खदशा नहीं, ये सबको मालूम है कि पुलिस वही करती है जिसका उन्हें हुक्म दिया जाए। और सिंध हुकूमत इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के रडार पर है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावजात से मुतल्लिक़ मुकदमे की सुमात के दौरान नालों से कब्जे ख़त्म कराने और शहर में दरख्त लगाने का हुक्म दे दिया। कराची में तजावजात से मुतल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मुकदमे की समात हुई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने पूछा, उर्दू बाजार में नाले पर तजावजात का क्या हुआ? उर्दू बाजार में नाले पर दुकानें बनी हुई हैं, वो क्यों नहीं गिराते? कमिश्नर कराची इफ्तिखार शालवानी ने जवाब दिया, उर्दू बाजार में नालों पर से तजावजात हटा दी गई हैं, कार्रवाई कर रहे, थोड़ी सी तजावजात रह गई है। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा, बात आइलैंड पर नाले पर घर बन गया है, बंगले के साथ लॉन वगैरह बन गया है, ग्लास टावर के साथ नाले पर भी कब्जा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा, सारे दरख्त काट दिए, शहर में दरख्त ही नहीं है। खालिद बिन वलीद रोड पर तो बड़ा जुल्म हुआ है, वहां एक भी दरख्त नहीं है। उन्होंने कहा, कलेक्टर ब्रिज के साथ दरख्त काट दिए, पता नहीं दरख्तों से क्या खतरा है। अगर दरख्त खत्म कर देंगे तो लोग कैसे रहेंगे? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हुक्म दिया, कराची में दरख्त लगाएं। खालिद बिन वलीद रोड, क्लिफ्टन रोड पर सारे दरख्त काट दिए गए। अमरीकी एम्बेसी को इससे न जाने किस बात का खतरा था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कराची इलेक्ट्रिक के हवाले से भी केस की समाअत की कि इलेक्ट्रिक को जिसने भी खरीदा है उसकी जांच पड़ताल की जाए। 3 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए शहर में गैर एलानिया लोड शेडिंग और करंट लगने से हलाकतों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान पेश होने वाली रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इजहार किया। ये रिपोर्ट के इलेक्ट्रिक ने पेश की थी। चेयरमैन नेपरा ने भी मुकदमात का रिकॉर्ड पेश किया। चेयरमैन नेपरा ने बताया कि इलेक्ट्रिक ने हर शोकाज पर हुक्म इम्तनाई ले रखा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, ये रिमार्क्स दिए, अदालती ऑर्डर के बाद आधे शहर की बिजली बंद कर दी गई, ये कौन लोग हैं बिजली बंद करने वाले? हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। लोग करंट लगने से मर रहे हैं और ये 50-50 हज़ार की जमानत करा लेते हैं। अदालत के मुआवन फैसल सदीकी ने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ जुर्माना किया जाए तो दूसरी बार शिकायत ना हो। इनको 50 लाख जुर्माना होता है, ये चंद दिन में कमा लेते हैं। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि के इलेक्ट्रिक का मालिक जेल में बंद है और हमारी हुकूमत का ये हाल है
कि दूसरे मुल्क में गिरफ्तार मुलजिम को पूरी कंपनी दे रखी है, तो जेल में जाना इनके लिए कोई मसला ही नहीं। जैसे सियासतदान जेल में बैठकर मामला चलाते हैं, वो भी अपनी कंपनी चला रहे हैं। फर्क उस वक्त पड़ता है जब पैसा देना पड़ता है। के इलेक्ट्रिक के वकील ने कहा, जेल में कैद शख्स कंपनी का मालिक नहीं बल्कि शेयर होल्डर है। ये पब्लिक होल्डिंग कंपनी है जिसके डायरेक्टर मौजूद है। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक के वकील से मुकालमे के दौरान रिमार्क दिए, आपने आधे शहर की बिजली बंद कर रखी है। जिस कंपनी ने के इलेक्ट्रिक को खरीदा है उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। कंपनी के वसाइल क्या है, तजर्बा क्या है और इसे किस तरह खरीदा गया, सब बताया जाए। के इलेक्ट्रिक को ऑपरेट कैसे किया जाता है, तमाम तफसीलात से इस्लामाबाद आकर हमें बताएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसों तजियों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।